अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है वायरसेस, या इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वायरसेस क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वायरस हमारे पास उसकी डिस्कवरी किस तरह हो गई, यानी हम वायरस की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वायरस हमारे पास एक लैटिन वर्ड है विनोम। वायरस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम विच मीन पॉइजनस फ्लूइड। उसका क्या नाम है? पॉइजनस फ्लूइड, यानी एक जहरीला सा फ्लूइड है। वायरस के बारे में, यानी अगर हम वायरस की ओल्ड कंसेप्ट की बात करें कि पहले ज़माने के लोगों का क्या ख्याल था वायरस के बारे में, तो हमारे पास अबाउट ए सेंचुरी एगो, तकरीबन 100 साल पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था लुईस पास्चर और सेकंड का नाम था रॉबर्ट काउच। क्या नाम था? रॉबर्ट काउच। क्योंकि उस टाइम इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, न माइक्रोस्कोप आए थे हमारे पास, न बाकी हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट थी। लिहाजा इन दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ये ख्याल था कि जो वायरस है, पहले वायरस का नाम भी उसने नहीं दिया था। वायरस क्या है? कहते हैं कि ये एक पॉइजन है, एक जहरीला सब्सटेंस है, कोई जहरीली चीज़ है जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो कि डिज़ीज़ काज करता है, और फिर उस डिज़ीज़ की वजह से क्या होती है, इवन के डेथ भी हो जाती है। क्योंकि ये तो पुराना कंसेप्ट था, 18वीं सदी से 17वीं सदी से ये आ रहा था। अगर हम प्रेजेंट कंसेप्ट की बात करें वायरस के बारे में कि वायरस हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो वो टोटली इंटायरली डिफरेंट है ओल्ड कंसेप्ट से। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वायरसेस क्या है, ये हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स है या स्मॉल एंटिटीज़ है। एंटिटीज़ बोलते हैं, बॉडीज़ को बोलते हैं। हम ऑर्गेनिज्म का नाम वायरस को नहीं देते, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हम वायरस को ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कहते। स्मॉल पार्टिकल्स हैं, किस चीज़ से बने हैं, यानी इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, और वही न्यूक्लिक एसिड यानी प्रोटीन के एक कोट में बंद होता है, प्रोटीनेशियस कोट में बंद होता है। यानी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वायरस है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनता है। जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये डीएनए भी हो सकता है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, और ये आरएनए भी हो सकता है। लिहाजा हम वायरस की डिफिनीशन किस तरह करते हैं कि वायरसेस आर स्मॉल एंटिटीज़, वायरसेस आर स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल एंटिटीज़ composed of small amount of macromolecules। कि वायरस हमारे पास बॉडीज़ है, पार्टिकल्स है, और इसमें क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल्स मौजूद होते हैं। मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या है? क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीनों की तीनों हमारे पास किस चीज़ में आते हैं? ये तीनों की तीनों हमारे पास हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रोमोलेक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंसेप्ट है वायरस का। और ये भी यानी कि इसमें हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि इसके अंदर हम लेटर ऑन जाएंगे डीएनए होते हैं, किसी के अंदर आरएनए होते हैं। लेकिन ये भी ख्याल किया जाता है कि कुछ वायरसेस में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, और किसी में ग्लाइकोलिपिड भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ग्लाइकोलिपिड भी मौजूद होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। मैं इरेज कर देता हूँ आगे। यानी वायरस हमारे पास क्या है, ये इन्फेक्शन काज करता है हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में, बहुत सारी इन्फेक्शन काज कर लेता है। यानी वायरसेस काज वेरियस इन्फेक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सी इन्फेक्शन है? लाइक इन्फ्लुएंजा,
इन्फ्लुएंज़ा बोलते हैं, ज़ुकाम को बोलते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस भी वायरस की वजह से होती है। यरकान को बोलते हैं। हेपेटाइटिस की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। इसी तरह हमारे पास स्मॉल पॉक्स से चीचक है, स्किन की डिजीज़ है, ये भी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। वायरस ने क्या किया? हर तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट किया, इवन कि इसने बैक्टीरिया को भी नहीं बख्शा। इसने क्या किया? इट आल्सो इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यानी उसने क्या किया? इन्फेक्ट किया किस चीज़ को? बैक्टीरिया को किया। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वायरसेस है ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। पैरासाइट का पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हास्ट के बॉडी से क्या कर लेते हैं? खाना खाते हैं, उसे नुकसान देते हैं, और वो हास्ट क्या कर लेता है? शेल्टर देता है। ओब्लिगेट पैरासाइट के 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास ओब्लिगेट है जो कि वायरस क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट्स है। इसके कंट्रास्ट में एक हमारे पास होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट उस पैरासाइट को बोलते हैं जो हास्ट के बग़ैर नहीं रह सकता, यानी वो अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए डिपेंड करता है किस चीज़ पे? हास्ट पे। लिहाजा वायरस क्या है? अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ये हास्ट पे डिपेंड कर लेता है। जो मैंने फैकल्टेटिव का जिक्र किया, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं जो कि वो हास्ट पे डिपेंड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। और बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम वायरसेस को स्टडी करते हैं, इसको हम नाम देते हैं वायरोलॉजी। द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ with the study of viruses, इसको हम क्या नाम देते हैं? वायरोलॉजी का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वायरसेस हमारे पास, यानी इसको हम ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कह सकते? इसके लिए हमने वर्ड जो एंटिटीज़ का वर्ड है या जो पार्टिकल का वर्ड है, ये हमने क्यों यूज़ किया? वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बात स्टिल कंट्राडिक्शंस है हमारे पास, क्योंकि वायरस में क्या है? वायरस में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद है। और इसमें यानी वायरस, सिंपल अगर मैं बताऊं कि वायरस वैसे अगर ये नॉन लिविंग पे मौजूद है तो ये क्या होता है? वायरस भी नॉन लिविंग होता है। लेकिन जो ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है, वो प्लांट से या एनिमल से या हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये वहाँ पे क्या कर लेता है? वहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता है। और इस वजह से हम कहते हैं कि वायरस हमारे पास क्या है? लिविंग है। अब हम आते हैं कि वायरस हमारे पास लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस के अंदर, और जो वायरस के अंदर नॉन लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले मैं आता हूँ लिविंग कैरेक्टर्स की तरफ। लिविंग कैरेक्टर्स कि वायरस के अंदर लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, लिहाजा वायरस में भी न्यूक्लिक एसिड्स है। बिकॉज वायरस इज आल्सो कंटेन DNA एंड RNA, इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या DNA होगा या इसके अंदर क्या होगा? RNA होगा। सेकंड नंबर पे हम ये कहते हैं कि वायरसेस जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये वायरस के लिए हास्ट पे चला जाता है, तो वहाँ पे इनकी क्या होती है? रिप्लिकेशन होती है। यानी ये क्या स्टार्ट कर लेते हैं? रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या होती है? वायरस की ग्रोथ होती है। थर्ड नंबर पे हम क्या कहते हैं कि वायरसेस क्या है हमारे पास? वायरसेस यानी इनके अंदर म्यूटेशन होती है। क्या होती है? म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन किस चीज़ को बोलते हैं? DNA के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना। तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है।
रिप्रोडक्शन ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम नॉन लिविंग से डिफरेंस करते हैं हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से एक क्या है, रिप्रोडक्शन है। थर्ड हमारे पास क्या है, म्यूटेशन, यानी इनके डीएनए में क्या आते हैं, चेंजेस भी आ सकते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होते हैं। चौथा जो हमारे पास डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग के वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये लिविंग इस वजह से होगा क्योंकि ये क्या काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है। अब कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन या डिजीज काज कर सकता है, नहीं काज कर सकता। लिहाजा ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि वायरस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब हम आते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि वायरस के अंदर कौन कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि वायरसेस आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर बोलते हैं, या इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास नॉन सेलुलर है। क्या है, नॉन सेलुलर है। सब सेलुलर, चूँकि हमें सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, यानी सेल से नीचे क्या नहीं है, सेल हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सब सेलुलर यानी कि ये सेल से भी क्या है, छोटा है, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेल की तरह नहीं होती। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम वायरस के क्रिस्टल बना सकते हैं, यानी इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमारे पास शुगर है या साल्ट है जिसके हम क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं। सो हम कहते हैं कि इट हैज़ क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी, यानी इसके हम क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं। इसके साथ साथ वायरस के अंदर, यानी इसके अंदर रिस्पायरेशन नहीं होती, नो रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रिस्पायरेशन क्या है, यानी इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, खुराक को तैयार कर लेते हैं। न इनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं और न इनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी आर्गन मौजूद है। लिहाजा ये क्या है, नॉन लिविंग में है। इसको हम क्या कहते हैं कि वायरस को हम स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह हम केमिकल को उठा के डब्बे में स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह वायरस को भी हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ स्टोर्ड लाइक केमिकल, इट इज़ स्टोर लाइक केमिकल्स, यानी इसको हम केमिकल की तरह क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने बता दिया कि इसके अंदर रिस्पायरेशन नहीं होती, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए यानी एनर्जी कहाँ से लेता है। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग हॉस्ट के अंदर ये रहता है, लिहाजा ये लिविंग हॉस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपनी रिप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपना नंबर बढ़ा देता है। वहाँ पे इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब हम आते हैं हमारे पास हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की तरफ कि वायरस किस तरह डिस्कवर हो गया, क्योंकि 16-17 सेंचुरी से ये हमारे पास आ रहा है। डिफरेंट डिजीज़ इनकी वजह से काज करता था और लोगों को ये पता नहीं था कि डिजीज़ किसकी वजह से हैं, लेकिन ये क्या था, इन्फेक्शियस डिजीज़ काज कर सकता था। तो सबसे पहले हमारे पास एडवर्ड जेनर ने 1796 में यानी उस टाइम में एक डिजीज़ थी स्मॉल पॉक्स। वो क्या थी, वर्ल्ड वाइड थी, दुनिया में बहुत फैली हुई थी, जिस तरह कि आजकल का कोरोना वायरस है। लिहाजा डिफरेंट साइंटिस्ट काम करते थे उस डिज़ीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा डेथ होते थे। लिहाजा एडवर्ड जेनर ने क्या काम किया, उसने यानी काउ पॉक्स एक दूसरा डिज़ीज़ है, इन्फेक्शन है, जिसको हम कहते हैं काउ पॉक्स। उसने क्या किया कि एक 8 साल बच्चे को, 8 साल लड़के को क्या किया, उसने यूज़ किया, एक किस्म का एक्सपेरिमेंटल के तौर पे यूज़ किया।
एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स लेयन से, यानी कि ये भी स्किन की डिजीज़ है, वहाँ से क्या उठाया, वो जो लेयन है उनका जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो उठा के उस 8 साल लड़के के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। उसने ख़ुद इंजेक्ट नहीं किया, वो काम कर रहा था, इनके साथ एक दूध वाली औरत थी, तो उनको कहा कि मतलब वो बता रहा था, साथ में उसने क्या किया, उस 8 साल लड़के में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन इसमें कोई भी डिजीज़ काज नहीं किया, नो डिजीज़ कास्ट। क्यों काज नहीं किया? चूँकि लड़का का क्या था, जो इम्यून सिस्टम था वो बूस्ट हो गया था अगेंस्ट दी काउपॉक्स, और इनके अंदर काउपॉक्स की वजह से क्या बन गए थे, एंटीबॉडीज़ बन गए थे। 6 वीक्स के बाद, 6 हफ्तों के बाद क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने दोबारा से उठा दिया, चूँकि उस वक़्त कौन सी बीमारी उरूज पे थी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को उठा के, यानी उसके ब्लड की सीरम उठा के वो क्या किया, दोबारा से उसी बच्चे में डाल दिया। यही 8 साल वाला बच्चा था, और उस टाइम क्या नहीं था, फिर भी इसके अंदर कोई डिजीज़ काज नहीं हुई, नो डिजीज़ काज। लिहाजा उसको ये पता चल गया कि ये जो बीमारी बच्चे के अंदर नहीं आई, उसने ये ख्याल किया कि शायद मैंने जो काउपॉक्स इंजेक्ट किया तो हुआ था, इसकी वजह से शायद ये जो वायरस है इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इनको ये पता नहीं था कि वायरस है, यानी इनके ये ख्यालात थे, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट्स, इतने टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे कि वो इनको एग्जैक्ट या एक्यूरेट वो क्या करता, डिटरमिन करता। लिहाजा उसने क्या किया, उनके आसपास के आबादी में तकरीबन 23 लोगों को, 23 पर्सनस को उसने क्या किया, यानी सबस को काउपॉक्स को लेयन इंजेक्ट किया, और इसकी वजह से इन सब की क्या हो गई, ट्रीटमेंट हो गई, और वो सारे के सारे क्या हो गए, सेहतमंद हो गए। और इसी तरह जो वैक्सीनेशन का वर्ड लुइस पास्चर ने यूज़ किया है, वैक्सीनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया था। वेका, ये हमारे पास इसका मतलब है काउ, यानी वैक्सीनेशन पहली दफ़ा काउ पॉक्स से हुआ था। किस चीज़ को डिजीज़ किया, वो किया था, ट्रीट किया था, स्मॉल पॉक्स को। तो ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इमडिकेट ईटा वगैरह के MCQ से, कि पहले कौन से स्मॉल पॉक्स को ट्रीट किया था, काउ पॉक्स के लेयन की वजह से। तो ये कंट्रीब्यूशन था, किस चीज़ का था, एडवर्ड जेनर का था। इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट था, क्योंकि ये इनकी हिस्ट्री है, आती जा रही है, इनमें एडवांसमेंट होती रही है, जिसका नाम है चैम्बरलैंड। चैम्बरलैंड ने क्या किया, चैम्बरलैंड ने 1884 में, यानी उसने एक पोर्सिलेन फिल्टर थी, पोर्सिलेन फिल्टर, उसको यूज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए। पोर्सिलीन फ़िल्टर क्या होते हैं, ये एक किस्म के मेम्ब्रेन फ़िल्टर होते हैं, मेम्ब्रेन फ़िल्टर होते हैं, जिसकी वजह से इनका मतलब बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इनसे गुजर सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं गुजर सकते। तो चैम्बरलैंड ने क्या किया, चैम्बरलैंड ने ये किया कि इसने उठा दिया, बैक्टीरिया को उठाया। किस चीज़ को उठाया, बैक्टीरिया को उठाया, और उसने ये कोशिश की कि इन बैक्टीरिया को फ़िल्टर से पास हो जाए, लेकिन ये बैक्टीरिया उस फिल्टर से पास नहीं हो रहे थे। इसने क्या किया, एक वायरस उठा दिए। अब उनको पता नहीं था कि वायरस है, एक हमारे पास कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं रेबिस बोलते हैं। रेबिस किस चीज़ को बोलते हैं कि ह्यूमन के अंदर क्या आ जाए कि ह्यूमन को कोई कट करे, यानी हमें कोई डॉग कट करे या हमें कोई मतलब बावला कुत्ता या कोई फॉक्स, तो इनके वायरस, इनकी जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेबिस बोलते हैं। लिहाजा उसने जो रेबिस के वायरस उठा के जिस बंदे को यानी डॉग ने या फॉक्स ने बाइट किया था, उसके ब्लड का सीरम उठा के उसको पोर्सिलीन फ़िल्टर से पास कर रहा था। लिहाजा वो क्या हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, पास हो गया। तो उसने ये ख्याल किया कि जो
पास हो गए, जो फिल्टर पास हो गए, ये शायद ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि किस चीज़ को काज कर रहे हैं, जो कि डिजीज़ को काज कर रहे हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं, इसने बैक्टीरिया को इस वजह से किया कि शायद ये रेबिस किसकी वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन बैक्टीरिया ऊपर थे, वो काज नहीं किया, लिहाजा वायरस ने काज किया। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। और ये क्या था, लुइस पास्चर का एक किस्म का दोस्त था, उनका कोलीग था, उनका फेलो था। इसके बाद हमारे पास एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इवानिस्की। इवानिस्की ने 1892 में क्या काम किया, टोबैको मोज़ेक डिजीज़, टोबैको मोज़ेक डिजीज़, उस पे काम किया। टोबैको मोज़ेक डिजीज़ किस चीज़ को बोलते हैं, यानी ये एक ऐसी बीमारी है, तंबाकू के जो पत्ते हैं उस पे एक किस्म के पैचेस बन जाते हैं, और उसी पैचेस की वजह से तंबाकू की प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और प्लांट बॉडी क्या हो जाती है आखिरकार, यानी वो अपना प्रोडक्ट नहीं देती। लिहाजा इवानिस्की ने क्या काम किया, इवानिस्की ने ये काम किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट थी उसका पत्ता लिया, क्या लिया, पत्ता लिया, क्योंकि उस पे पेच पड़े हुए थे, उसको उसने क्या किया, ग्राइंड किया। ग्राइंड की मदद से इनसे क्या लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया, क्या एक्सट्रैक्ट किया, लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया। और वो लिक्विड उसने क्या किया, एक हेल्दी टोबैको प्लांट के पत्ते पे लगा दिया, जिसकी वजह से वो भी क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। अब उसको ये पता नहीं चल रहा था कि ये जो टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड हो रही क्यों हो रही है। उसने ये सिर्फ कहा क्योंकि जो टोबैको का जूस था उसको इसने पास किया, पोर्सिलीन फ़िल्टर से पास किया दोबारा से, जिस तरह हमारे पास किया था, चैम्बरलेन ने पास किया था। तो उसने क्या कहा कि इसके अंदर भी कोई जो फ्लूइड फ़िल्टर से पास हो गया, इसके अंदर भी कोई ऐसा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस डिजीज़ को काज कर रहे हैं। लेटर ऑन 1935 में स्टेनले, जिसने हमें ट्रू नेचर ऑफ वायरस बता दिया, उसने इसी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ यानी इसी इवानिस्की के प्रोसेस को, एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट किया। इसने क्या किया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का यानी वो लीफ उठा के उसने क्या किए, उसको मतलब इनसे जूस एक्सट्रैक्ट किया, और जो जूस एक्सट्रैक्ट किया यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट थे इसके क्रिस्टल बना दिए, क्या बना दिए, क्रिस्टल बना दिए। तो हमारे पास जो स्टेनले था उसने इस क्रिस्टल की केमिकल एनालिसिस की, क्या किया, केमिकल एनालिसिस उसको ने किया, और इसने देखा कि इस केमिकल क्रिस्टल में क्या मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, और इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है। यानी उस क्रिस्टल में जो कि इन्फेक्टेड प्लांट के जूस से बनाए थे उसमें क्या न्यूक्लियो प्रोटीन मौजूद है। जहाँ से ये क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि ये जो पार्टिकल्स है ये किस चीज़ से बने हुए हैं, ये हमारे पास बने हुए हैं न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। साथ में इसने इस बात को भी प्रूव किया कि जो हमारे पास जो वायरसेस हैं यानी ये वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन जब ये लिविंग के ऊपर जाते हैं, जिस तरह की इन लोगों ने किया था कि इन्फेक्टेड प्लांट को उठा के उसको जब लिविंग प्लांट की लीव्स पे डालते हैं यानी उसको हास्ट प्रोवाइड कर लेते हैं, तो वो दोबारा से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिप्लिकेट होते हैं, दोबारा से इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। लिहाजा वहाँ पे इसने क्या साथ साथ में लिविंग और नॉन लिविंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने पहले ही बता दिए उसको भी क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।